दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज मुझे पता लगा है कि बहुत से जो पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो डीमोटिवेटेड है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि अभी अभी मैंने एक मूवी देखी है और उस मूवी का नाम है छिछोरे। तो आज से 4 साल पहले मैंने ये मूवी देखी थी। वैसे आज जब मैंने ये मूवी देखी तो मैंने एक नए पर्सपेक्टिव के साथ देखी। नया पर्सपेक्टिव था और इस मूवी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे साथ हमेशा 2 बार मैंने ये देखी है। तो पहली बार भी जब देखी थी तो मेरे साथ रह गई थी ये मूवी। आज भी ऐसा ही हुआ है क्योंकि कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जो आपके साथ रह जाती हैं, आपके दिमाग पे रह जाती हैं कुछ मोमेंट्स तक। मेरे साथ होता है, आपके साथ पता नहीं होता है कि नहीं। तो सीन ये है कि इसमें एक डायलॉग है कि रिज़ल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम एक लूज़र हो या नहीं हो। डिसाइड जो है वो तुम्हारी कोशिश करती है कि तुम हो या नहीं हो, वो डिसाइड करती है, कोशिश डिसाइड करती है। आई नो जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको बहुत टाइम से सैलरीज नहीं मिली हैं पीएफएफ की तरफ से। एंड ऑब्वियसली जब आपको 1 साल से कोई सैलरी ना मिली हो, 1.5 साल गुजर गया हो, आपको कोई सैलरी ना मिली हो और आपका घर बार पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की वजह से ना चल रहा हो और आप मुल्क को सर्व कर रहे हो, तो ऐसे हालात में इंसान या कोई भी प्लेयर डीमोटिवेट हो जाता है, होता है। लेकिन अगर कोई लोकल प्लेयर ये सोचे कि अगर मैं इस मैच में अच्छा परफॉर्म करता हूँ और अपनी पूरी जान लगा देता हूँ, कोई भी लोकल प्लेयर ये सोचे कि यार मैं अपनी पूरी जान लगाता हूँ, इस मैच में परफॉर्म करता हूँ। अगर मुझे बाहर के एजेंट्स ने देख लिया, बाहर के लोगों ने देख लिया, जो स्काउट्स हैं उन्होंने देखा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं थ्रू ईसा सुलेमान के उनको अज़रबैजान की सेकंड टायर के अंदर किसी तरह भेज दिया जाए। वो कोशिशें जारी हैं। हो सकता है उस एक प्लेयर के लिए वो दरवाज़ा खुल जाए, वो जो एक लॉक लगा हुआ है कि भाई वो पाकिस्तान से नहीं निकल पा रहा क्योंकि यहाँ पे कोई लीग नहीं है, इधर नहीं डेवलप हो सकता वो, तो हो सकता है उसको एक चांस मिल जाए कि वो यहाँ से बाहर का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिले और वो फिर हमेशा के लिए यहाँ से जाके अपनी स्किल को डेवलप कर सके। क्योंकि मैं एक बात बता दूं, जॉर्डन के अगेंस्ट आपका ड्रॉ करना या जीतना ये कोई लाजिम और मलजूम बात नहीं है। मतलब ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ज़िंदगी और मौत का मसला नहीं है। ज़िंदगी और मौत का मसला तब था जब हम कैम्बोडिया से खेल रहे थे। 17 मैचेस में से पाकिस्तान 1 मैच जीता है। पाकिस्तान को फुटबॉल को पूरी दुनिया कहती है कि यार ये एक लूज़र टीम है, ठीक है। लेकिन तब भी इस सब के बावजूद तुम वो 1 मैच जीते जिसमें ज़िंदगी और मौत का सवाल था। क्योंकि अगर वो मैच तुम ना जीतते तो अगले 4 साल तक पाकिस्तान फुटबॉल टीम कोई मैच ना खेलती। ये मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, तुम कोई मैच ना खेलते, तुम्हारे 4 साल अगले ज़ाया हो जाते। और हो सकता है कि बैन के जो चांसेस थे फीफा बैन के वो और भी ज़्यादा हो जाते। लेकिन तुम वो मैच जीते। वो मैच जीत के तुमने सिर्फ अपना मुस्तकबिल जो है वो नहीं बचाया था, तुमने उन हज़ारों बच्चों का जो फ्यूचर है वो बचाया था। वो मैच जीत के जिन्ना स्टेडियम में अगेंस्ट कैम्बोडिया, जो कि एक दिन पाकिस्तान फुटबॉल टीम की जर्सी में खेलना चाहते हैं और अपना ख्वाब देखते हैं कि यार एज अ फुटबॉलर मैं इस मुल्क से बाहर निकल के किसी यूरोपियन टीम में जाके खेल सकूं या मिडल ईस्ट की टीम में जाके खेल सकूं, या इवन कोई अगर बांग्लादेश की भी टीम है, जो बांग्लादेश की जो प्रीमियर लीग है उसमें खेल सकूं, या इंडोनेशिया की लीग में खेल सकूं। तो तुमने वो 1 मैच जीत के बचाया था अपने आप को भी और बहुत से यंगस्टर्स के फ्यूचर को तुमने बचाया था एज अ लोकल प्लेयर। उसमें शाहिद दोस्त भी खेल रहा था उस मैच में, मोइन भी खेल रहा था उस मैच में राव उमर हयात भी खेल रहा था, उस मैच में जुनैद शाह भी खेल रहा था, उस मैच में फरीदुल्लाह भी खेल रहा था, उस मैच में वहीद भी खेल रहा था। तो वो सारे लोकल प्लेयर्स थे, वो 7 लोकल प्लेयर्स खेल रहे थे उस हिस्टोरिक मैच के अंदर। तो अगर अभी भी तुम डीमोटिवेटेड हो तो मैं तुम्हें यही कह सकता हूँ, अगर मुझे कोई भी 1-2 लोकल प्लेयर देख रहा है, मैं तुम्हें यही कह सकता हूँ कि इस मैच में इतनी जान लगा दो कि तुम्हें इस मैच के बाद ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिले जो तुम्हें पाकिस्तान से बाहर निकाल दे। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए। पाकिस्तान जीतता है नहीं जीतता वो बात की बात है। यू आर प्लेइंग अगेंस्ट एशियन कप फाइनलिस्ट्स। जीतने के बारे में तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए। ड्रॉ करता है नहीं करता, इट डज़ नॉट मैटर। तुम्हारा रिजल्ट मैटर नहीं करता। रिजल्ट ये साबित नहीं करेगा कि तुम एक फेलियर हो या लूज़र हो या नहीं हो। तुम्हारी कोशिश साबित करेगी कि तुम एक फेलियर हो
लूज़र हो या नहीं हो, ये बात मेरी याद रखना। सो दिस इज़ अ लाइफ लेसन विच आई एक्चुअली लर्न फ्रॉम द मूवी। मैं बात करना चाहता हूँ आदिल नबी की। आदिल नबी को फीफा क्लियरेंस मिल गई है। पहले तो तमाम जो पाकिस्तानी हैं जो 1.5 साल से कोशिश कर रहे थे, तगोदो कर रहे थे कि ये किसी तरह ये लौंडा पाकिस्तान के लिए खेल जाए, किसी तरह ये खेल जाए, कोई ज़ोर लगा दो ये खेल जाए, उसको उसका पासपोर्ट भी मिल गया है, उसको फीफा क्लियरेंस भी मिल गई है। तो पहले तो तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनको मुबारक हो। इस्लामाबाद में हमारा जो लौंडा है वो 21 तारीख को आएगा, वो जिन्ना स्टेडियम की सरहदों के अंदर खेलेगा एंड ही इज़ द ओनली गाय हु हैज़ प्लेड इन द इंडियन सुपर लीग एंड वेस्ट ब्रोम की एकेडमी से वो निकला है और इस वक्त वो पिछले 4 मैचेस में 3 गोल ठोक चुका है। वो बंदा पागल हो चुका है, ठीक है। ही इज़ ऑन फायर राइट नाउ, उसकी फॉर्म ही इज़ ऑन फायर। सो इफ़ ही प्लेज फॉर पाकिस्तान विच ही विल अगेंस्ट जॉर्डन, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। और जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको भी इस बार आदिल नबी के साथ खेलने का मौका मिलेगा, ओटिस के साथ खेलने का मौका मिलेगा, हारून हामिद होगा उसके साथ खेलने का मौका मिलेगा, रईस नबी विल बी देयर, इमरान कियानी विल बी देयर, सो ईसा सुलेमान, यू नेम इट। तो ये जितने भी प्लेयर्स हैं इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा जो कि बाहर यूरोपियन लीग्स में खेलते हैं। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई और हो नहीं सकती। आई होप कि फ़ज़ल भी आ जाए, मेरी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि वो आ जाए ताकि एक लेफ़्ट बैक पे हमें सॉलिड बंदा मिल जाए और ताकि हम 10 गोल के मार्जिन से ना हारें, जो कि इनएविटेबल है, बट लेट्स सी। लेकिन जो भी है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द गाय टू प्ले इन द ग्रीन जर्सी, दैट्स इट। पाकिस्तान को एक ब्रांड मिल गया, वो जो शोएब अख्तर कहते हैं ना, ब्रांड बनाओ ब्रांड बनाओ, ब्रांड मिल गया आपको, आदिल नबी आ गया, ही इज़ द ब्रांड। तो ये चीज़ है एंड बात करते हैं अब नेपाल फुटबॉल टीम के ऊपर। नेपाल फुटबॉल टीम में यार देखो, जब वो स्क्वाड आया और मैंने वो स्क्वाड देखा, उसके रिलेटेड मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, फिर मैंने कुछ नेपाल के दोस्तों से बात की क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं नेपाल में, सब्सक्राइबर्स भी हैं मेरे। तो दे सेड के एक तो वो बहुत ज़्यादा शौक थे, लेकिन मेरे जितने शौक नहीं थे क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही शौक था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि अरीक बिस्ता नहीं होगा स्क्वाड में, जो कि डबल पिवट का मेन प्लेयर है, एक मेन डिफेंसिव मिडफील्डर है जो कि आपकी टीम में खेलता है, वो नहीं होगा। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। दीप करकी नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर नेपाल, वो भी नहीं है। आयुष घलन द स्टार किड, 19 ईयर ओल्ड स्टार, वो भी नहीं है। देन आशीष चौधरी जो है, उसके बारे में रिपोर्ट्स मिली हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, उसकी फ़ोटो भी आई थी कि वो एयरपोर्ट के ऊपर जो है उसकी वो मतलब वो मिला है और वो जा रहा था नेपाल छोड़ के, नेपाल के किसी एयरपोर्ट पे, तो ये न्यूज़ भी आई है। और रोहित चंद, ही इज़ मतलब आप कह लो कि नेपाल के जो लोग हैं वो कहते हैं कि यार ये हमारा विर्जिल वैन डाइक है, कि ही बिल्ड्स द प्ले फ्रॉम द बैक, और ये हर चीज़ वो करता है जो कि शायद पाकिस्तान के लिए ईसा सुलेमान करता है या इंडिया के लिए जो अनवर अली करता है, वो पीछे से ये करने की कोशिश करता है, बिल्ड फ्रॉम द बैक। रोहित चंद अ स्टार, मतलब इतना एक्सपीरियंस प्लेयर वो भी नहीं है। देन अब्बास लमी चने जो कि स्पेन में भी ट्रेनिंग करता रहा है एंड ही इज़ सो एक्सपीरियंस्ड एंड सो वेल इक्विप्ड एंड सो स्किल्ड। नंबर 10 रोल में ये खेलता है नेपाल के लिए, ही प्लेज इन दैट नंबर 10 रोल, ये भी नहीं है स्क्वाड में। मतलब ये 6 मेन प्लेयर्स नेपाल के हैं ही नहीं, जो कि रीढ़ की हड्डी हैं नेपाल की टीम की, जो कि बैकबोन है, जो कि एक स्पाइन है नेपाल की टीम की, वो नहीं है। दी 6 प्लेयर्स आर नॉट इवन देयर। तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि बहरीन के ख़िलाफ़ नेपाल क्या करेगी 22 तारीख को या 26 तारीख को? एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखना मेरे ख्याल से थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाली बात होगी, बट आई होप कि नेपाल फ़ाइट करे इस मैच में, बिकॉज बहरीन की जो ऑपोजिशन है वो बहुत फॉर्मिडेबल है, दे आर अ फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन। तो आई विश द बेस्ट ऑफ लक टू नेपाल, लेकिन हालात बहुत टाइट लग रहे हैं इस स्क्वाड को देख के। 3 जो है अंडर 19 के प्लेयर्स जो हैं उनको इंडक्ट किया गया। अजय चौधरी, ही वॉज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल, जो सैफ अंडर 19 का जो चैम्पियनशिप हुई थी उसमें ये नेपाल को रिप्रेजेंट कर रहा था। विशाल बसनेत जो हैं वो अंडर 19 टीम से आए हैं, उनको प्रमोट किया गया है सीनियर टीम के अंदर। और एक मेरा बहुत ही फेवरेट प्लेयर है जो कि जिसकी मुझे परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी लगी थी, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छा खेला था, समीर तमंग। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी, ख़ास तौर पे जो सेमीफाइनल हुआ था।
आई थिंक इंडिया नेपाल का सेमीफाइनल था, बहुत ही ब्लॉकबस्टर वो सेमीफाइनल था, और उसमें समीर तमंग बहुत ही आला खेला था, आला परफॉर्मेंस थी इस लड़के की। तो इसके लिए मुझे ख़ास तौर पे समीर के लिए बहुत खुशी हुई है कि ये जो मेन स्क्वाड है उसके अंदर आ गए। लेकिन नेपाल जो है उनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है वो मैं इस स्क्वाड को देख के बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि 2 या 3 प्लेयर्स के अलावा ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी जैसे कि मैंने कहा कि इनकी 6 मेन प्लेयर्स ही नहीं हैं। तो मींस के आगे तो फिर सेकंड जो टायर है या सेकंड स्ट्रिंग के जो प्लेयर्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, या जो बहुत टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जिनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वो नहीं है, मतलब उनके पास इतनी इंटरनेशनल कैप्स नहीं है। जैसे मैंने समीर तमंग की बात की या विशाल बसनेत की बात की, सीनियर लेवल पे तो नहीं खेले हुए, इनका डेब्यू होगा ऑब्वियसली। बहुत से हमारे जो नेपाल के दोस्त हैं जिनसे मैंने भी बात की है और उन्होंने मुझे ये बताया कि रोहन कर्की जो हैं वो लेफ़्ट बैक जो है वो खेल सकते हैं। हो सकता है रोहन कर्की को यहाँ पे खिलाया जाए, क्योंकि अजय चौधरी जो है वो बहुत ज़्यादा यंग है, ही इज़ वेरी यंग, इवन तो वो एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है लेकिन वो यंग है, तो बिकॉज उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है तो हो सकता है उसको विंसेंजो जो है, जो नेपाल के जो हेड कोच हैं और जो कि ISL में भी मैनेज करते रहे हैं काफ़ी टाइम, विंसेंजो जो हैं वो उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि अजय चौधरी को लेकर आएंगे। लेकिन विंसेंजो से मुझे एक चीज़ का जवाब अगर मैं मांगूंगा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो वो ये ज़रूर होगा कि पहले तो ये जो 6 प्लेयर्स हैं जिसमें अरीक बिस्तब और आयुष घलन ख़ास तौर पे और दीप कर्की ख़ास तौर पे आपकी ट्रेनिंग रजीम के साथ खुश नहीं है, आपके साथ खुश नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी के साथ खुश नहीं है, आपका जो तरीका है मैनेजमेंट का उसके साथ खुश नहीं है, जो भी आपका प्लेयर्स से रिलेटेड क्या कहते हैं उसको बिहेवियर है उसके साथ खुश नहीं है, तो फिर इसका मतलब यही है कि ड्रेसिंग रूम में एक टोटल केओस मचा हुआ है और वो टोटल तरीके से वो बटा हुआ है जो नेपाल का ड्रेसिंग रूम है। और एक साइड जाती है कि यार विंसेंजो जो है ना वो ना रहे, और मैंने कुछ फैंस को भी देखा है नेपाल के कि दे डोंट वांट विंसेंजो एज देयर मैनेजर, मींस के बहुत इश्यूज़ हैं ड्रेसिंग रूम में। इट मींस कि ड्रेसिंग रूम में जो इक्विलिब्रियम है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं कि यार ड्रेसिंग रूम की हार्मनी ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो टोटली ख़राब हुई है इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है। बात करते हैं इसमें चिरिंग लामा जो है जो कि झापा FC के लिए खेल रहे थे, वो मुझे लगता है प्लेइंग 11 में हो सकते हैं और उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि रोहित चंद अब नहीं है। तो चिरिंग लामा जो है ही प्लेड रियली वेल फॉर झापा FC, जो नेपाल सुपर लीग अभी हुई थी उसके अंदर ये खेल रहे थे। एंड मुझे लगता है कि ये जो है सेंटर बैक पेयरिंग होंगी विद अनंता तमंग, और अनंता तमंग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, हम सब जानते हैं उनके बारे में। चर्च बॉयज़ यूनाइटेड के लिए भी खेल रहे हैं और आई थिंक अभी शायद नेपाल सुपर लीग जो हो रही थी उसके अंदर भी वो थे। तो अनंता तमंग इज़ अ वेरी वेरी सॉलिड प्लेयर। अगर रोहित चंद और तमंग के साथ ये होते, ये दोनों सेंटर बैक पेयरिंग होती तो बहरीन के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते कि एक पॉइंट निकाल लिया जाए या विन हासिल करने की कोशिश की जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चांसेस बढ़ जाते कि यार नेपाल एक अच्छी फाइट दिखाएगी। बट नाउ दैट रोहित चंद इज़ नॉट देयर तो मुझे लग रहा है ये सेंटर बैक पेयरिंग होने वाली है। सनीश श्रेष्ठा जो है ललितपुर FC के लिए खेल रहे थे नेपाल सुपर लीग के अंदर, और नेपाल सुपर लीग में इनकी भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी एंड ही इज़ राइट नाउ फॉर श्योर अगर देखा जाए तो शायद बेस्ट राइट बैक है नेपाल के सनीश श्रेष्ठा। तो मुझे लगता है विंसेंजो इन्हीं को स्टार्ट करेंगे, विंसेंजो विल गो विद सनीश श्रेष्ठा एंड क्योंकि वो एक इटालियन मैनेजर है तो आई थिंक उनको एक ऐसा डॉगेड डिफेंडर चाहिए, एक ऐसा रोबस्ट डिफेंडर चाहिए जो कि जैसे सनीश श्रेष्ठा कर सकते हैं। वो ऑल्सो टेक्निकल एबिलिटी भी है जो कि नेपाल के ऑलमोस्ट हर प्लेयर में होती है टेक्निकल एबिलिटी, क्योंकि वो एक टेक्निकली गिफ्टेड कंट्री है, टेक्निकली गिफ्टेड साइड है। सो दैट्स वाई वो मुझे लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ यहाँ पे सनीश श्रेष्ठा जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे सकते हैं इन दिस गेम अगेंस्ट बहरीन। और क्योंकि इनका मलेशिया के साथ फ्रेंडली भी आने वाला है 15 को, तो 15 को भी मलेशिया के ख़िलाफ़ ये खेलेंगे एंड ही विल बी पार्टनरिंग विद चिरिंग लामा। और चिरिंग लामा मुझे याद है अंडर 23 में भी खेले थे, चाइना वाला जो मैच था अंडर 23 का उसमें भी चिरिंग लामा खेले थे। सो ये एक बैक 4 आपकी हो सकती है जिसमें रोहन कर्की का बोला जा रहा है कि ये स्टार्ट करेंगे। मैंने रोहन कर्की को इतना खेलते हुए नहीं देखा हुआ, बट धनगादी FC के लिए 1-2 मैचेस में जब ये खेले थे तो उसमें मैंने देखा था, लेकिन उसके अलावा मैंने इनको इतना ज़्यादा खेलते हुए नहीं देखा। कहा यह जा रहा है कि ये वैसे एक मिडफील्डर है, ही इज़ अ मिडफील्डर, बट इनको लेफ़्ट बैक पे खिलाया जाएगा। लेकिन ये गलती विंसेंजो पहले भी कर चुके हैं कि आशीष चौधरी को आपने लेफ़्ट बैक खिलाया,
सारे जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स थे, और वो लड़का जो है वो एक विंगर है बेसिकली, और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेला था, मैं उसका मैचेस देख चुका हूँ। दैट गाय इज़ नॉट अ लेफ्ट बैक फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन, लेकिन आपने फिर भी आशीष चौधरी को खिलाया, उसको इतना तंग किया आपने कि वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया, ठीक है। तो लग यही रहा है कि विंसेंजो ने सही टॉर्चर किया है आशीष चौधरी को। एनीवेज, लाकिन लिम्बू जो है वो 3 स्टार क्लब के लिए भी खेलते हैं इन द ए लीग, तो ही हैज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड वेल इन द नेपाल सुपर लीग। तो लाकिन लिम्बू जो है वो तो आप समझ लें कि एक रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। ही इज़ द बैकबोन इन दिस मिडफील्ड, इनके बगैर तो मिडफील्ड बन ही नहीं सकती लाकिन लिम्बू के बगैर। तो अगर कोई ये कहेगा कि जी लाकिन लिम्बू को नहीं खेलना चाहिए, तो वो तो मेरे ख्याल से पागल आदमी है। दूसरा ये है कि मनी कुमार जो है, इन्होंने रिसेंटली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये इनका सीज़न बड़ा अच्छा गया है। ये एक पुलिस फोर्स का जो इनका एक क्लब है ए लीग के अंदर, नेपाल ए लीग में, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ड्राफ्ट था उसका बुतवाल लुम्बिनी एफसी का, तो बुतवाल लुम्बिनी एफसी के लिए ये सेलेक्ट हुए थे नेपाल सुपर लीग में। नेपाल सुपर लीग में ड्राफ्ट्स होते हैं लीग स्टार्ट होने से पहले, तो जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान सुपर लीग में ड्राफ्ट्स होते हैं, जो हमारी क्रिकेट लीग होती है, इनके भी ड्राफ्ट्स होते हैं। सो ड्राफ्ट्स के बाद ये उस जो इनकी फ्रेंचाइज़ है बुतवाल लुम्बिनी एफसी, उसके अंदर वो आगे थे, तो उसके लिए भी वो खेले थे, और काफ़ी अच्छे इनके नंबर्स भी हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं। तो मुझे लगता है लाकिन लिम्बू के साथ ये स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो नंबर 10 रोल है, जो थोड़ा सा एडवांस्ड रोल होता है, एक अटैकिंग मिडफील्डर वाला रोल होता है, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर वाला, उसमें अब अब्बास लमी चने तो है नहीं, तो उनके अलावा कौन खेलेगा। तो मेरी जितने भी लोगों से बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि जी उत्सव राय खेलेगा। मैंने उत्सव राय की गेम देखी थी जब वो यमन के लिए खेल रहे थे, यमन और नेपाल का मैच था, उसके अंदर भी उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उत्सव राय, मुझे भी ये लग रहा है कि ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, और वो जो हैं इस जो हमारी ये नेपाल की जो मिडफील्ड होगी, इसके अंदर मुझे लगता है वो स्टार्ट करने वाले हैं, एंड विंसेंजो इज़ डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट है मेरे हिसाब से। नेपाल सुपर लीग में ये खेले थे चितवान के लिए, और ए लीग में ये खेलते हैं एक बहुत ही बड़ी साइड, जो कि आई थिंक अभी इसमें AFC कप में भी खेली थी, मचिंद्रा FC, उसके अंदर भी ये खेले हैं। सो AFC कप में मचिंद्रा FC खेलती है, और काफ़ी हमें नज़र आती है वो AFC कप में, तो उत्सव राय विल ऑल्सो प्ले। जो फ्रंट 3 है वो मेरे लिए आई थिंक प्रिटी मच पिक्स फॉर इट सेल्फ, क्योंकि लास्ट मैच में जो हमने देखा है उसके बाद मनीष दंगी की जो फॉर्म है, और मनीष दंगी इज़ प्लेइंग इन थाईलैंड लीग, आई थिंक सेकंड टायर में थाईलैंड लीग के, तो उसमें रायोंग FC के लिए वो खेल रहे हैं। तो मनीष दंगी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट ऑन द राइट विंग, और अंजान बिस्ता जो है वो एज ए स्ट्राइकर भी खेल लेते हैं, लेफ़्ट विंगर भी खेल लेते हैं, तो मेरे हिसाब से शायद वो लेफ़्ट विंगर खेल सकते हैं। और क्योंकि वो नेपाल के जॉइंट ऑल टाइम स्कोरर हैं, और अंजान बिस्ता को पहले तो जो जितने भी हमारे नेपाल के फैंस देख रहे हैं उनको मुबारक हो, वो बांग्लादेश जो है वो जा चुके हैं, और वो पहले नेपाली प्लेयर बन गए हैं अंजान बिस्ता, जो कि बांग्लादेश की लीग में खेलेंगे। फोर्टिस FC के लिए वो खेलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन हो गया है। सो अंजान बिस्ता विल प्ले फॉर फोर्टिस FC, सो दैट इज़ वेरी गुड एज़ वेल, और हैप्पी फॉर अंजान बिस्ता, क्योंकि ये बंदा जो है ना, ये आने वाले वक्तों का नेपाल का लेजेंड है। आप मानो या ना मानो, ये लड़का 30-35 गोल तो लाजमी ठोकेगा नेपाल के लिए, ऑलरेडी 13 गोल्स कर चुके हैं। तो या दिनेश हिंजान जो है वो मुझे लग रहा है ही इज़ गोइंग टू बी द वन, जो कि शायद एज एक स्ट्राइकर रोल में हमें शायद नजर आए। ही ऑल्सो प्लेड फॉर ललितपुर FC इन द नेपाल सुपर लीग, और अभी जो है आई थिंक त्रिभुवन आर्मी के लिए 2021 में खेलते थे। त्रिभुवन आर्मी जो थी, जो आर्मी का इनका एक क्लब है, उसके लिए ही खेलते थे, क्योंकि अब नेपाल सुपर लीग आ चुकी है, उसकी 2 लीग्स हो चुकी हैं, 2 सीजन्स हो चुके हैं। सो अब वो ललितपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी नज़र में अगर आप मेरे से पूछो, क्योंकि नेपाल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि जो लेफ़्ट बैक का भी जो एक मसला है ना, उसको भी हमें केटर करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा नेपाल को कि लेफ़्ट बैक पे खिलाना किसको है, क्योंकि 3 ऑप्शन हैं इनके पास। एक ऑप्शन मेरी नज़र में जो इनके पास ऑप्शन है वो सुमित श्रेष्ठा है, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। झापा FC के लिए ज़्यादा मैचेस नहीं खेल पाए थे, बट ही वॉज रिप्रेजेंटिंग झापा FC, ये जो अभी नेपाल सुपर लीग हुई है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, 32 ईयर्स ओल्ड हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार इनको जो है वो शायद चांस दिया जाए बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। तो इनके पास 3 ऑप्शंस हैं, लेकिन इनको एक आउट एंड आउट लेफ्ट बैक मेरे हिसाब से खिलाना पड़ेगा। दे डोंट हैव अ प्रॉपर लेफ्ट बैक। सुमित श्रेष्ठा के अलावा अजय चौधरी जो है मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यंग है वो लड़का, और अगर उसने इतने बड़े मैच में बहरीन के अगेंस्ट कोई ब्लंडर कर दिया तो उसके करियर जो है उस पर जेपडी में वो आ सकता है, और मैं ये नहीं चाहता। तो आई फील कि सुमित श्रेष्ठा जो है, जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है,
उसके साथ जाना चाहिए। अगर वो फिट है, अगर वो परफॉर्म कर रहा है, अगर वो खेल सकता है, तो ही शुड बी इन द स्टार्टिंग 11। और दूसरा आपके पास फिर रोहन करकी तो है ही, लेकिन दैट गाय इज़ नॉट अ डिफेंडर। तो ये मेरी प्लेइंग 11 है। आप लोग ज़रूर बताएं मुझे, नेपाल के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ज़रूर मुझे बताएं, वो मुझसे किस बात पर डिसएग्री करते हैं, किस बात पे एग्री करते हैं प्लेइंग 11 के मामले में। क्यों इतने सारे ऑस्ट्रेलियन जो नेपाल के प्लेयर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, मेरा ये सवाल है बिल्कुल। मैंने कुछ नेपाल के यूट्यूबर्स से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक प्रॉपर जवाब उस तरह से नहीं दिया। तो क्यों ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं? इज़ इट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स इन ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन? और क्यों केबन राय को नहीं बुलाया गया, जो कि आपका सबसे बड़ा स्टार है इस वक्त, आई बिलीव, जो आपके जो डायस्पोरा प्लेयर्स हैं उसके अंदर? तो क्यों उसको, केबन राय को अप्रोच नहीं किया गया अभी तक, जो कि लीग 1 में खेल रहा है, 3rd टायर ऑफ इंग्लैंड? सो इसके जवाबात मुझे अभी तक नहीं मिल पाए हैं। मैंने काफ़ी जानने की कोशिश की, बट आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। सो ये चीज़ है। ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू नेपाल अगेंस्ट बहरीन, एंड आई होप कोई ना कोई रिजल्ट नेपाल निकाले। देखते हैं कि क्या होता है 21 तारीख को, 22 तारीख को, 26 तारीख को पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल क्या करते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ टफ टास्क। हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं, और हमारे कुछ जो मैनेजर्स हैं वो बहुत बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हैं, और हमारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की फेडरेशन है वो भी एक नेक्स्ट लेवल की बेवकूफ़ियाँ कर रही है। लेकिन यही चीज़ है, इसी तरह से ज़िंदगी चल रही है। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हस्ता ला विस्ता।